नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पैसिव इनकम सोर्स बने, आप घर बैठे पैसा कमा सकें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। क्योंकि जब भी हम डिजिटल मार्केटिंग में कोई चीज़ एफिलिएट प्रोग्राम या ड्रॉप शिपिंग या ई-कॉमर्स करना चाहते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वेबसाइट की। वेबसाइट डिज़ाइनिंग की, लैंडिंग पेज की, ई-कॉमर्स वेबसाइट की। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, वो इसी के ऊपर है कि कैसे वेबसाइट डिज़ाइन की जाती है, कैसे उसको डिप्लॉय किया जाता है, लाइव किया जाता है, कौन-कौन से उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, कौन-कौन से उसकी टाइप्स होती हैं, कैसे डोमेन होस्टिंग सर्वर परचेज़ किया जाता है, कैसे उसकी टेस्टिंग की जाती है। ये सारी चीज़ें जो है आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं और इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने नोट्स बनाते रहें साथ-साथ। तो अभी हम चलते हैं क्लासरूम की तरफ। वेबसाइट क्या होती है? ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस जिसके अंदर कंटेंट है, टेक्स्ट है, पिक्चर्स है, बैनर्स हैं, ठीक है? और जो एक वेब सर्वर पे, होस्टिंग सर्वर पे स्टोर की जाती है और वहाँ से एक्सेस एक्सेस किया जाता है इंटरनेट के थ्रू उसको। जो जो थ्रू कैसे डोमेन नेम से, जो डोमेन नेम होता है जैसे google.com है, जैसे CIM.in है, ऐसे amazon.in है, ये .com है, ये सारे डोमेन नेम है। और ये जो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन रखी गई है, ये वेब सर्वर के ऊपर रखी गई है, ठीक है? जहाँ से कोई भी लोग जाके वहाँ पे उस वेबसाइट को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर इंटरनेट नहीं चलेगा तो वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते आप, ठीक है? बहुत ईज़ी है अगर आप इस चीज़ को समझेंगे। ए वेबसाइट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज़। उसमें मल्टीपल पेजेज़ हो सकते हैं, 10 पेज भी हो सकते हैं, 50 पेज भी हो सकते हैं, हज़ारों पेजेज़ भी हो सकते हैं। जैसे विकिपीडिया जो उसमें करोड़ों पेजेज़ हैं, राइट? अमेज़न जो है उसके अंदर हर एक प्रोडक्ट का अपना-अपना पेज है, ठीक है? वैसे ही कई जो छोटी साइट्स होती हैं उसमें 5-10 पेजेज़ होते हैं, किसी का पोर्टफोलियो वेबसाइट है, इस तरह की कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है। तो वेब पेजेज़ के अंदर क्या होगा? कंटेंट होगा, टेक्स्ट, इमेजेज़, वीडियो, ऑडियो ये सारे उसका कंटेंट होंगे और ये होस्टिंग सर्वर के ऊपर रखी जाती है। होस्टिंग सर्वर जो है जैसे आपका मोबाइल का डेटा स्टोरेज है, राइट? जैसे आपका लैपटॉप या कंप्यूटर का डेटा स्टोरेज है, जो हार्ड डिस्क आप बोलते हो, वैसे ही वेब सर्वर में भी हार्ड डिस्क होती है। पर वेब सर्वर और आपके कंप्यूटर में डिफरेंस इतना ही है कि वो जो है 24/7 जो है इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है? और जो वो चीज़ है वो कोई भी एक्सेस कर सकता है उसके थ्रू। राइट? उसको हम वेब सर्वर बोलते हैं। आप भी अपना वेब सर्वर बना सकते हो, पर आज अब आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपने एक वेबसाइट डालनी है, आप क्यों बनाओगे इतना लाखों रुपए क्यों खर्च करोगे वेब सर्वर बनाने के लिए? पर जैसे बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो बैंक होते हैं, जो जैसे गूगल है, जैसे फेसबुक है, जैसे अमेज़न है, इनके अपने खुद का वेब सर्वर होता है, राइट? इन्होंने हर हर कंट्री में अलग-अलग जगह पे वेब सर्वर बनाए होते हैं, जिससे कि उनका डेटा जो है, उनके कस्टमर तक, उनके यूज़र तक ईज़िली अपलोड दिख जाए, मतलब जल्दी फास्ट देख सके वो चीज़ ना, जल्दी आ सके। आपको खरीदने की ज़रूरत सॉरी आपको वेब सर्वर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको रेंट पे आप ले सकते हो, ठीक है? तो ये जो जैसे आप बिजली लेते हो ना, आप गवर्नमेंट से बिजली का बिल आता है आपको, आप रेंट पे लेते हो, आप थोड़ी जाके वहाँ पे खुद बिजली बनाना शुरू कर देते हो। वैसे ही वेब सर्वर का काम है। वेब सर्वर आप महीने का, 1 साल का, 5 साल के लिए रेंट पे ले लेते हो। वहाँ पे अपनी कुछ फ़ाइल जो वेबसाइट का जो कंटेंट है आपका, उसको रखते हो और इंटरनेट के थ्रू उसको एक्सेस करते हो। इंटरनेट के थ्रू जैसे आपको डोमेन भी लेना पड़ता है साथ में, जो वेबसाइट का नाम होता है। ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में है। डोमेन क्या है, डीएनएस सर्वर किसको कहते हैं, होस्टिंग सर्वर कैसे परचेज़ करना है, वेबसाइट को कैसे लाइव करना है, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में डिटेल में दी गई हैं, राइट? वो आप खुद अपने हाथों से हर चीज़ करके देखोगे। पर मैं यहाँ आपको मोटा-मोटी जो चीज़ बता रहा हूँ, वो ये चीज़ है कि जो वेब सर्वर है उसके अंदर वेबसाइट आप रखोगे, उसको रेंट पे करोगे मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे, बहुत नॉमिनल सा रेंट होता है। वैसे आप डोमेन नेम भी खरीदते हो, डोमेन नेम यूनिक रहेगा, ज जो डोमेन नेम आपने ले लिया वो कोई और नहीं ले सकता, ठीक है? तो जो आपने ले लिया उसके थ्रू आप एक्सेस करोगे और ये सारी चीज़ें इंटरनेट के थ्रू चलेंगी। तो इस सारे प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? वेबसाइट, ठीक है? और ये वेबसाइट आपका इंटरनेट की दुनिया में आपका एड्रेस है, आपके बिज़नेस का एड्रेस है, घर है वो चीज़ का। कोई भी अगर आपको सर्च करेगा, अगर आपको आप किसी से बात कर लो, अगर आपका वेबसाइट उसको नहीं मिलेगा, तो वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। और अगर आपने ई-कॉमर्स जैसा काम करना है, ड्रॉप शिपिंग करना है या आपने एफ़िलिएट प्रोग्राम रन करना है, तो आपको वेबसाइट बनानी ही पड़ेगी, ठीक है? इसके बिना आप नहीं कर सकते। अगर आपने कोई एसईओ करना है, कोई कीवर्ड पे रैंक करना है, तो आपको आपके पास खुद की वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है? और दुनिया में कितनी वेबसाइट बन रही हैं, कहाँ-कहाँ बन रही हैं, कितना काम है उसका, ये सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं आज, राइट? तो आपको थोड़ा वेबसाइट के बारे में आइडिया मिला कि क्या है वेबसाइट? अगर कोई आपसे पूछेगा आज की डेट में कि वेबसाइट क्या है, तो आप बता सकते हैं क्या इस चीज़ को? अगर बता सकते हैं तो से यस
कि वेबसाइट क्या होती है, जिसके अंदर पेजेज़ हैं, कंटेंट है, जो इंटरनेट के सर्वर पे रखा गया है और इंटरनेट के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? जैसे जो चीज़ आपके कंप्यूटर में पड़ी है, वो हम थोड़ी एक्सेस कर पाएँगे, पर जब ये वो आप उसी चीज़ को इंटरनेट पे डाल दोगे ओ ठीक है? और ये वेब पेजेज़ क्या होते हैं, ये इंटरनेट की लैंग्वेज है, जो आज की डेट में पहले हमें बहुत कुछ सीखना पड़ता था, एचटीएमएल सीखो, सीएसएस सीखो, जावास्क्रिप्ट सीखो, अब वो वैसा कुछ नहीं है, अब जीयूआई इंटरफ़ेस है, आप आगे फ्रंट पे ड्रैग ड्रॉप करो, आपका कोडिंग ऑटोमैटिकली हो जाती है पीछे में, पीछे सब कुछ अपने आप हो जाएगा, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब बहुत ईज़ी हो चुका है। तो आने वाले टाइम में वेबसाइट डिज़ाइनिंग की जॉब नहीं मिलेगी मार्केट में आपको, खत्म हो जाएगी और खत्म हो भी रही है, राइट? वेब डेवलपमेंट की जॉब जो है धीरे-धीरे खत्म हो रही है, राइट? क्योंकि ये सारी की सारी जॉब जो हैं वो एआई जो है वो वही सारा काम करके दे रहा है। जैसे जब से आप देख रहे हो कि चैट जीपीटी या ऐसे कई एआई टूल आ चुके हैं जहाँ पे आप सारा कंटेंट लिख रहे हो आज की डेट में, ठीक है? ऐसे कई ऐसे टूल आ गए जो जिन्होंने वीडियो को, ऑडियो को सारा और इसका पिक्चर का सारा काम खत्म कर दिया है। फ़ोटोशॉप का काम खत्म कर लिया, कोरल का काम खत्म कर दिया। तो ये चीज़ें क्या हो रही है? इसी को ग्रोथ बोलते हैं, इसी को अपग्रेड बोलते हैं, ठीक है? ह्यूमन लाइफ तभी ग्रो कर सकता है, तभी आगे बढ़ सकता है अगर वो ग्रो करे। ग्रो करे टाइम के साथ, जो टाइम चल रहा है। ऐसे नहीं है ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि आपकी एज बढ़ रही है। ग्रोथ का मतलब है जो टाइम चल रहा है, जो टेक्नोलॉजी चल रही है, आज का दौर क्या चल रहा है, उसमें आप कितने आगे हो, उसमें आप क्या ग्रोथ ले रहे हो, ये होती है ग्रोथ। और इसी ग्रोथ से आप अपना आगे आगे फ्यूचर डिसाइड कर पाते हो। अगर आज की डेट में आप पुरानी चीज़ें सीखने की कोशिश करोगे, तो आप फेल हो जाओगे, आपको कोई एक्सेस मिलेगा नहीं आगे बढ़ने का, राइट? तो जब भी कोई टेक्नोलॉजी चेंज आता है, जब भी कोई नई चीज़ आती है, तो इसको बाय चॉइस मन हो ना हो, फिर भी आप इसको सीखने की कोशिश करो। यही आपकी ग्रोथ का पहला जो है सबसे पहला टास्क है, चाहे आप जिस मर्ज़ी जॉब में बैठे हैं। कई बार होता है हमारे माइंडसेट में ये होता है कि अरे मेरा जॉब का काम ही नहीं है, मेरा तो मैं तो कोई और काम करता हूँ, मेरे काम से रिलेटेड चीज़ ही नहीं है, ठीक है? पर वो आपके रिलेटेड नहीं है, वो एक्चुअल में एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है वहाँ पे। उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जैसे सपोज़ अभी गाड़ियाँ चेंज हो रही हैं, ठीक है? इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ आ रही हैं या कई चीज़ें चेंज हो रही हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इंटरनेट चेंज हो रहा है, 5G आ गया, 6G आने वाला है, कई चीज़ें चेंज हो रही है। तो आप ये थोड़ी पुराना मोबाइल लेके बैठे हो या पुराना 2G, 3G का सिम लेके बैठे रहोगे, नहीं चलेगा, आपका नेटवर्क नहीं चलेगा, राइट? तो कभी भी कोई चीज़ सीखनी है, तो आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा और वेबसाइट जो लर्निंग है, वो डिजिटल मार्केटिंग के लिए सबसे ज़रूरी पार्ट है। इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप लोग। अगर आप ये बोलोगे, "अरे! मैं तो डिजिटल मार्केटर बनना चाहता हूँ, मुझे वेबसाइट का नॉलेज का लेना क्या है?" पर आपको जब कोडिंग करना है, काम करना है उसके ऊपर, जब इसको इम्प्लीमेंट करना है, जब आपने कोई लैंडिंग पेज बनाना है या उसको ऑब्जर्वेशन देनी है या कुछ आइडिया देना है, तो आपको नॉलेज होना चाहिए। अदरवाइज़ आप इन चीज़ों का पता नहीं होगा, तो आप एक अच्छे लेवल पे मार्केटिंग नहीं कर पाएँगे, राइट? ओके, अब हम बात करते हैं आगे, यहाँ तक सभी को समझ आ चुका है। अब हम थोड़ा स्टैट्स के ऊपर बात करेंगे कि आज की डेट में टोटल वेबसाइट कितनी चल रही हैं पूरी दुनिया में। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 1.1 बिलियन वेबसाइट जो हैं, इस वक़्त इंटरनेट पे लाइव हैं। तो मतलब इतनी लाखों करोड़ों वेबसाइट जो है पहले ही बन चुकी हैं और पर डे, एवरी डे जो है कम से कम ढाई ढाई से 3 लाख वेबसाइट जो हैं एवरी डे बनती हैं, मतलब नई बन रही हैं और ये पूरे वर्ल्ड में बन रही है और जो भी वेबसाइट बनती है कहीं पे वो कहीं से भी एक्सेसिबल है, कहीं से भी उसको एक्सेस किया जा सकता है, राइट? तो वेबसाइट तो बन रही है और जो पुरानी बनी है 5 साल पहले, 10 साल पहले वो सारी-सारी अपग्रेड हो रही हैं। वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग बन रही है, ठीक है? सबको वेबसाइट बनानी है, सबको फ़ास्ट वेबसाइट बनानी है, सबको मोबाइल के रिस्पॉन्सिबल वेबसाइट बनानी है। तो हर कोई बिज़नेसमैन जो कोई भी काम कर रहा है इंटरनेट पे, जो भी अपना बिज़नेस ऑफ़लाइन से ऑनलाइन लेके आ रहा है, वो अपने लिए वेबसाइट जो है बना रहा है। तो कल को आपको इस तरह का फ्रीलांस काम भी मिल सकता है वेबसाइट बनाने का या आप अपने लिए भी बना सकते हो, राइट? अब हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में के अंदर दो 2025 के अंदर तकरीबन 2.5 करोड़ वेबसाइट जो है इस वक़्त इंटरनेट में एक्टिव है। मतलब आप देखो कि जिस तरह हमारी पॉपुलेशन है 150 करोड़ है, जिसमें से 90 करोड़ जो हैं वो इंटरनेट यूज़ करते हैं। बहुत कम नंबर है कि जो लोग अभी वेबसाइट बना रहे हैं, बिज़नेस ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, मतलब सिर्फ़ 2.5 करोड़ लोग हैं, ठीक है? और ये नंबर बढ़ रहा है। अब यहाँ से आगे आप देखोगे कैसे दिल्ली नंबर जो है बढ़ रहा है और इंडिया में इस वक़्त 4.5 लाख जो है ई-कॉमर्स स्टोर जो है एक्टिव स्टेट में है, जहाँ पे आप जो लोग जो है अपना सामान बेचने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे फूड है, चाहे आपका हेल्थ केयर का कोई है, चाहे बच्चों के खिलौने हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इंटरनेट के थ्रू लोग बेचने की कोशिश कर रहे हैं और ये सारे स्टोर जो हैं इस वक़्त एक्टिव स्टेट में हैं। तो कल को आप अगर फ्रीलांसर बनते हो तो कब कल को इनकी ऐड भी चला सकते हो।
कल के इनके लिए वेबसाइट भी बना सकते हो, कल इनके लिए सोशल मीडिया का कुछ एक्टिविटी भी कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा काम आपको मिलने वाला है, राइट? और यही बात अगर हम इंडिया की करें, इंडिया में इस वक़्त पर डे तकरीबन 65,000 डोमेन नेम जो है परचेज़ किए जाते हैं और ये बिल्कुल एग्ज़ैक्ट डाटा है। ये मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कह रहा हूँ, यही डाटा है जो हमने फाइंड आउट किया है और ये आपको भी मिल जाएगा अगर आप सर्च करेंगे। तो ये डाटा बिल्कुल करेक्ट डाटा है कि डेली जो है कम से कम प 65,000 जो लोग हैं, अपने लिए डोमेन बुक करते हैं या ऐसे लोग बोल सकते हैं जो अपने बिज़नेस जो है ऑनलाइन लेके आने की कोशिश करते हैं। ठीक है? और ये नंबर बढ़ रहा है। अब जैसा जो डोमेन होता है वो कई बार क्या है हमें नहीं मिल पाता, जिन्होंने पहले बुक कर लिया उनको मिल जाता है। तो इंडिया में सबसे जो पॉपुलर डोमेन खरीदा जाता है वो डॉट इन खरीदा जाता है। जैसे जो हमारा सीआईएम डॉट इन है क्योंकि डॉट इन का मतलब इंडिया एक्सटेंशन जैसे यूके का को डॉट यूके हो गया, कनाडा का डॉट सीए हो गया, इस तरह के डोमेन नेम है जो इंडिया का है। तो 62% लोग जो है वो इंडिया डोमेन खरीदते हैं, डॉट इन खरीदते हैं क्योंकि उनको कॉम का डोमेन नेम मिलता ही नहीं है। क्योंकि ये ऑलरेडी लाखों लोगों ने पहले ही रिज़र्व कर लिया, तो आपको नहीं मिलेगा वो। और कोई ऐसा नाम आप लेना चाहते हो जो मिल रहा है, तो आप ये भी ले सकते हो, पर जो मोस्टली इंडिया में जो डोमेन खरीदे जाते हैं, सारे के सारे डॉट इन ही खरीदे जाते हैं। ठीक है? और इसकी जो परसेंटेज है वो 62% है। बाकी इसके अलावा भी काफ़ी डोमेन होते हैं ओआरजी, डॉट नेट और ऐसे कई एक्सटेंशंस और आ चुकी हैं। वो सारा आपके सिलेबस में है, कैसे एक्सटेंशन वर्क करती हैं, क्या टीएलटी क्या टीएलडी क्या होता है, कैसे डोमेन काम करता है, उसके पीछे आईपी एड्रेस कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में आपके सिलेबस में बताई जाएँगी। यहाँ मैं जस्ट ओवरव्यू बता रहा हूँ कि कैसे कितने लोग जो हैं डेली जो हैं अपने लिए वेबसाइट बनाने के लिए डोमेन खरीदते हैं। जो डोमेन खरीदेगा वो वेबसाइट भी बनाएगा, राइट? तो इतना काम जो है इंडिया में डेली के बेसिस पे आपको मिल सकता है या हो रहा है। अब बात करते हैं कि चलो हमें पता लग गया कि इतनी वेबसाइट बन रही है, तो वेबसाइट जो है बन किस में रही हैं? कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें सबसे ज़्यादा वेबसाइट बन रही हैं? अब इस दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो वेबसाइट बन रही हैं, वो बन रही हैं आपकी वर्डप्रेस के अंदर 60% वेबसाइट, बहुत बड़ा नंबर है। 60% वेबसाइट जो है वर्डप्रेस के अंदर बनती हैं, चाहे वो आपकी ब्लॉगिंग साइट है, चाहे पर्सनल वेबसाइट है, चाहे बिज़नेस वेबसाइट है, चाहे शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, इसके अंदर बन रही हैं। और ये सारा का सारा वर्डप्रेस जो है आपके सिलेबस में दिया गया है, जहाँ पे आप खुद अपने लिए वेबसाइट बना सकते हो। वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएँगी, ठीक है? वो आपके सिलेबस में है ऑलरेडी। तो अब मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया की 60% वेबसाइट आप भी बना सकते हो, ठीक है? और इसके लिए कोई आपको प्रायर नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बाकी चीज़ें भी हैं, ड्रूपल है, जूमला है, ब्लॉगर है, बहुत से मेजेंटो है ना? ये सारे बाकी अदर नेटवर्क आ जाते हैं, सीएमएस आ जाते हैं, जहाँ पे वेबसाइट बनती हैं, पर मोस्टली जो है वर्डप्रेस पे यूज़ होता है और वही चीज़ आप सीखने वाले हो, राइट? इसके अलावा जो शॉपिंग वेबसाइट बनती हैं, जो बनती हैं वो या तो वर्डप्रेस पे बनती हैं थीम वगैरह यूज़ करके, प्लगइन वगैरह यूज़ करके या फिर आपकी शॉपिफ़ाई पे बनती हैं, ठीक है? वो सारी चीज़ें आपके सिलेबस में दी गई हैं जब आप ई-कॉमर्स के बारे में पढ़ते हो, कैसे बनती है, कैसे क्या कहाँ से बनती है, कैसे पेमेंट गेटवे मिलता है, कैसे कंपनी रजिस्ट्रेशंस होती हैं, कैसे शिपिंग पार्टनर जुड़ेंगे, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में ऑलरेडी दी गई हैं, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ वेबसाइट जो सबसे ज़रूरी पार्ट है वेबसाइट का। अगर आपको टाइप ऑफ वेबसाइट का नॉलेज नहीं होगा, तो आप कभी भी इंटरनेट पे कभी भी कोई वेबसाइट बनाने लगोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा किस तरह का थीम ढूँढना पड़ेगा। क्या वेबसाइट बनती कौन-सी है? अगर मैं कोई वेबसाइट बनाने को बोल रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस वेबसाइट के बारे में बात की जा रही है, ठीक है? तो ये जो डिज़ाइन कांसेप्ट है, जो टेक्निकल लैंग्वेज है इसकी, उसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो गाइज़ यहाँ तक आपको समझ आ चुका है, जो मैंने बताया अभी आपको कि वेबसाइट क्या है, कितने लोगों को यूज़ करें इंडिया में, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी हैं? ओके, ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो हम लोग ये आप नोट भी कर लेना क्योंकि टाइप्स जो हैं आपको जानना बहुत ज़रूरी है और आप ये समझो कि आप कोई एक वेबसाइट डिज़ाइनर पिछले 4-5 साल से काम कर रहा है, आपको उतना नॉलेज आपको 1 डेढ़ घंटे की क्लास में मिलने वाला है, तो कितना मीनिंगफुल है आपको, ठीक है? ये चीज़ें कई बार हमें इंटरनेट पे या कहीं पे नहीं मिलती हैं इकट्ठी। ये चीज़ मतलब आपके बहुत काम आने वाली लाइफ लॉन्ग काम आने वाली चीज़ है, तो इसको ध्यान से सुनने वाली बात है, राइट? तो सबसे पहले जो टाइप्स आती हैं हमारे पास 6 तरह की टाइप्स होती है। फर्स्ट टाइप जो है पर्सनल वेबसाइट होती है। पर्सनल वेबसाइट वो वेबसाइट है जहाँ पे हम ब्लॉगिंग करते हैं, पोर्टफोलियो बनाते हैं अपने लिए, पर्सनल लेवल के लिए। ये कोई बिज़नेस के लिए वेबसाइट नहीं बन रही, ये अपने लिए बन रही है। जैसे कई लोग अपने हॉबी के लिए वेबसाइट बना लेते हैं, कोई कोई ब्लॉगिंग के लिए ब्लॉग ब्लॉग लिखना शुरू कर देता है। कई लोग अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। इन सब वेबसाइट को पर्सनल वेबसाइट बोलते हैं। ठीक है? पहली टाइप ये होगी।
सेकंड टाइप कौन-सी है? बिज़नेस वेबसाइट। जितनी भी आपकी बिज़नेस के रिलेटेड वेबसाइट बनेगी, कोई फैक्ट्री की वेबसाइट बन रही है, कोई आपके कोई आप सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो उसकी बन रही है, कोई मैन्युफैक्चरर की बन रही है, जितनी भी वेबसाइट काम के रिलेटेड बनेंगी, जहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विसेज़ दी जाएँगी, उसको हम बिज़नेस वेबसाइट की कैटेगरी में रखेंगे, राइट? कल को अगर आपने वेबसाइट बनानी होगी या आपका क्लाइंट बोलेगा आपको या आपकी टीम में कोई बोलेगा कि अरे यार मुझे तो आप पूछोगे कौन-सी वेबसाइट चाहिए आपको? पर्सनल वेबसाइट चाहिए या बिज़नेस वेबसाइट चाहिए? तो आप क्लैरिटी दे सकते हो कि पर्सनल वेबसाइट, बिज़नेस वेबसाइट में क्या डिफरेंसेस है, राइट? थर्ड टाइप आती है आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट, जहाँ पे आप मतलब उस वेबसाइट से आप शॉपिंग कर सकते हो, कोई चीज़ खरीद सकते हो। जैसे अमेज़न है, वही इसको इन वेबसाइट को ई-कॉमर्स वेबसाइट बोलते हैं, जहाँ पे आप अपने लिए अपना प्रोडक्ट चूज़ करके उसको ऑर्डर कर सकते हो, उसको उसको बाय कर सकते हो, उसको ट्रैक कर सकते हो, ये सारी चीज़ें रहेंगी। वहाँ शिपिंग पार्टनर भी होंगे, पेमेंट गेटवे भी इंटीग्रेशन होगा। इ इस टाइप को हम बोलते हैं ई-कॉमर्स वेबसाइट और ई-कॉमर्स का इंडिया में इस वक़्त दौर आ चुका है। आने वाला फ्यूचर जो है इसी में ही है, राइट? चाहे आप देख लो, समझ लो क्योंकि इंडिया ग्रो बहुत ही तेज़ी से कर रहा है और ई-कॉमर्स में सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कस्टमर बेस बहुत बड़ा है। हमें किसी दुनिया को नहीं जाने जाके वहाँ पे देने की ग्लोबली जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंडिया में हम काम करेंगे तो बहुत बड़ा पोटेंशियल लेवल जो है आप देख सकते हो। और आप ये देखते भी होंगे कि जैसे टीवी में आजकल चल रहा है वो शार्क टैंक वगैरह चलता है। आप जितने मर्ज़ी लोग वहाँ आते हो सबका सब बिज़नेस जो है इंटरनेट के थ्रू ही है। कोई मुझे अब मैं भी देखा कई बार तो मुझे तो कोई दिखा नहीं कि जिसने कोई ऐसा बिज़नेस करा गया जहाँ इंटरनेट की यूज़ ही नहीं किया हो। ठीक है? सबने चाहे एग्रीकल्चर का बिज़नेस भी किया है तो इंटरनेट के थ्रू किया है। अगर उन्होंने कोई फूड का किया है तो इंटरनेट के थ्रू किया है, ई-कॉमर्स का किया है, ऐप कुछ भी बनाया वो इंटरनेट के थ्रू किया है क्योंकि यही यही आज की जनरेशन का काम है, राइट? कोई भी कर सकता है। तो आपको भी अगर करना है, कोई काम करना है तो इंटरनेट को प्रायोरिटी दो, इसके थ्रू ही करने की कोशिश करोगे तभी आप अपनी लाइफ में एक लेवल पे आगे ग्रो कर पाएँगे, राइट? इसके अलावा जो अगली टाइप आती है हमारी एजुकेशन, फोर्थ टाइप है एजुकेशन वेबसाइट। एजुकेशन वेबसाइट जब वो होती है जहाँ पे आप लोग कोई टेस्ट देते हो, कोई एग्ज़ाम देते हो, कोई मॉक टेस्ट देते हो, इन सारी वेबसाइट को कैटेगरी को क्या हम कहेंगे एजुकेशन वेबसाइट्स, ठीक है? ये आपके स्कूल में देखा होगा, कॉलेज में देखा होगा, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो वेबसाइट बनाई होती है जहाँ पे आपके एग्ज़ाम्स भी होते हैं, एडमिशन्स भी होती हैं, सारा प्रोसेस चलता है। फिफ्थ टे कैटेगरी आती है आपकी एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स। एंटरटेनमेंट वेबसाइट होते हैं जहाँ पे बच्चे गेम खेल सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, म्यूज़िक जैसे स्पॉटिफ़ाई जो है, उसको हम एंटरटेनमेंट वेबसाइट की कैटेगरी में डालेंगे। यूट्यूब को हम एंटरटेनमेंट की वेबसाइट की कैटेगरी में डालेंगे। जैसे कोई गेम की साइट है, उसको हम लोग एंटरटेनमेंट की वेबसाइट की कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है? जितनी भी आपकी ड्रीम इलेवन है, ये जिस तरह की जितनी भी ऐप्स वगैरह ये सारी चीज़ें इसी कैटेगरी में जाएँगी ये सारी की सारी, ठीक है? जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की है। इसके बाद जो 6th आपकी कैटेगरी आती है, वो होती है इन्फॉर्मेशन वेबसाइट। जितनी भी आपकी न्यूज़ की वेबसाइट्स हैं, आर्टिकल की, रिसोर्सेज़ की, ठीक है? ये सारी की सारी वेबसाइट जो हैं इन्फॉर्मेशन वेबसाइट्स हैं। जहाँ पे इन्फॉर्मेशन चेंज हो रही है, जहाँ पे आपको पिक्चर कम मिलेंगी देखने को, वीडियो कम मिलेंगी देखने को, पर इन्फॉर्मेशन आपको भर-भर के मिलेगी। ठीक है? जितनी भी न्यूज़ वेबसाइट वगैरह जो हैं इन्फॉर्मेशन वेबसाइट्स के कैटेगरी में आती हैं। तो ये जो 6 टाइप कैटेगरीज़ हैं, इन्हीं के थ्रू ही आपको कल को काम मिलेगा। इसी में ही सारा काम है वेब दुनिया भर का। चाहे आप कोई भी इंडस्ट्री में काम करोगे, कोई वेबसाइट बनाओगे, इसी तरह की वेबसाइट के थीम आपको मिलेंगे, इसी तरह के आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, इसी तरह के आपको डिज़ाइन मिलेंगे और इसी तरह का आप काम करोगे। इन्हीं सारी कैटेगरी से आप वेबसाइट जो है डेवलप करोगे। ये बहुत मीनिंगफुल है, ये आपके जब जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये आपके ना कहीं न कहीं कॉन्शियस माइंड में एक बार चली गई ना, तो आपको कभी ज़िंदगी में भूलने वाली बात नहीं है। आपको हमेशा याद रहेगा और ये बहुत हेल्पफुल रहेगी आपकी। देखो मेरा यहाँ 2 पर्पज़ है आपके, एक तो आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताना, इस चीज़ के बारे में बताना जिसकी डिमांडिंग है बहुत ज़्यादा, राइट? दूसरा मुझे आपको इतना ट्रस्ट भी देना है, इतना मोटिवेट भी करना है कि आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि अगर आपने ये चीज़ नहीं करते हो, तो जो चीज़ आप ड्रीम देख रहे हो, जिस पर्पज़ के लिए आप यहाँ पे आए हो, वो पर्पज़ कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है? हम वहीं के वहीं रह जाएँगे। तो मैं दोनों चीज़ों पे फ़ोकस करूँगा कि जहाँ पे आपका देखो, ये तो अच्छी बात है कि आप पिछले 3 दिन से आप यहाँ पे आ रहे हो। तो ये बात तो क्लियर हो रही है कि आप में डेडिकेशन तो है, राइट? आप पढ़ना भी चाहते हो, डेडिकेशन भी आपके पास है, अपना टाइम भी दे रहे हो, कंसिस्ट भी हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपके पास है। अब आपकी लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी तो धीरे-धीरे जैसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाओगे, आपको ये चीज़ें सीखना बहुत ईज़ी हो जाएँगी, राइट? तो अब आगे चलते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा 6 जो टाइप्स थी वेबसाइट की, उसके बारे में पढ़ा हमने। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेबसाइट के बारे में। ये अब आप बोलोगे यार दोबारा से वही चीज़ पढ़ा रहे हो, पहले भी टाइप्स ऑफ वेबसाइट था, अब भी टाइप्स ऑफ वेबसाइट है।
पहले जो पढ़ा हमने वो जनरल टर्म थी। अभी जो पढ़ेंगे हम टेक्निकल लैंग्वेज में वेबसाइट को क्या बोलते हैं। जब आप किसी कंपनी इंडस्ट्री में काम करते हो तो उसमें टेक्निकल लैंग्वेज में बात होती है कि यार जो ठीक है आपने बोला कि मुझे बिज़नेस वेबसाइट बनानी है। तो अब मैं उस वेबसाइट का बिज़नेस वेबसाइट बनानी तो पर एक टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे पूछूँगा उसको? तो वो क्या चीज़ है कि भैया क्या ये वेबसाइट स्टैटिक चाहिए आपको कि डायनामिक चाहिए, कस्टमाइज़ चाहिए, कैसी सी वेबसाइट चाहिए? क्योंकि यहाँ इस टेक्निकल लैंग्वेज से आपकी वेबसाइट की वर्थ बनेगी। इससे पता लगेगा कि आपके वेबसाइट पे कितना खर्चा होने वाला है, कितना पैसा आपका लगने वाला है वेबसाइट से। ऐसा बोलने से नहीं कि आपने बोला कि मुझे मुझे बिज़नेस की वेबसाइट बनानी है, तो आप उसको कोटेशन नहीं दे सकते। आपको पता नहीं चलेगा बिज़नेस की वेबसाइट बनानी है, क्या कितने की बनानी है, 20,000, 50,000, 1 लाख की, नहीं पता। पर उसके बाद आप बोलोगे कि आपको क्या डायनामिक वेबसाइट चाहिए, क्या स्टैटिक वेबसाइट चाहिए, आपको शॉपिंग वेबसाइट चाहिए, आपको कस्टमाइज़ वेबसाइट चाहिए। ये सारे टाइप जब आप करोगे, तब आपकी जो है पता लगेगा इस वेबसाइट बनाने में कितना टाइम लगने वाला है, कितने रिसोर्सेज़ लगने वाले हैं, कितना खर्चा आने वाला है, ये सारी चीज़ें आपके सामने समझ आएँगी। ठीक है? तो पहली टाइप जो आती है टेक्निकल लैंग्वेज में वो होती है स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट का नाम ही इटसेल्फ ही बता देता है आपको स्टैटिक मतलब जो चेंज ना हो रही हो। जैसे कई लोग क्या करते हैं 4-5 वेबसाइट पेज बनाते हैं, कि यार स्टैटिक बनाओ, कोई डेटाबेस यूज़ ना मत करो इसका, सिंपल सी वेबसाइट है 10-12 पेज की बना के मेरे सर्वर पे डाल दो और लाइव हो जाएगी। हम लोग इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं करते, कभी-कभार हमें नंबर चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, तो हम करवा लेंगे आपसे, ठीक है? ये जो वेबसाइट है ये कम पैसे की बनती है, सस्ती बनती है, 10-15 हज़ार में बन जाएगी, जितने पेज उतनी वेबसाइट। कई लोग बोलते हैं कि 10 पेज की वेबसाइट है 10,000 रुपए लेंगे, 15 पेज की वेबसाइट है तो 15,000 लेंगे। तो इस तरह का कई लोकल कंपनियाँ काम कर रही हैं इस तरह का, ठीक है? आप सर्च करोगे कोई बोलता है कि 4,000 में वेबसाइट ले लो, 5,000 में वेबसाइट ले लो, वो करते कैसे काम है? वो आप जब ऑर्डर दोगे, वो लोगो चेंज करेंगे, कलर चेंज करेंगे, कंटेंट आपसे ले लेंगे, डाला उनका लगेगा सिर्फ़ आधा घंटा बनाने में। आधा घंटे में वो जो भी 5-7 हज़ार आप दे रहे हो, उससे वो उनका काम हो गया। तो एक-एक दिन में वो 10-10 वेबसाइट भी बनाते हैं, ठीक है? और कोई भी बना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। पहले से प्री डिफाइंड टेम्पलेट होते हैं, उनमें कलर चेंज करो, क्योंकि देखो आईटी की फील्ड में देखा जाए तो हम लोग क्या बेच रहे हैं? हवा ही बेच रहे हैं, राइट? जब एक चीज़ बन गई हमारी तो कोडिंग कॉपी करने में कितनी देर लगती है? सपोज़ आपने कोई पीपीटी बना लिया या कोई आपने पिक्चर बना लिया, आप चाहे उसको 1000 बार कॉपी करो, वो तो सेम ही रहेगी, ठीक है? तो वेबसाइट में भी ऐसे होता है, अगर आप कॉपी करके उसका लोगो, उसका थीम, उसका कलर चेंज कर देते हो, कंटेंट तो आप ही दोगे, वो चेंज करोगे तो वेबसाइट पूरी की पूरी नई हो जाएगी। तो लोग इस तरह से भी लाखों रुपए कमाते हैं और ये चीज़ बहुत चलती है और हर एक चीज़ लोगों को वेबसाइट सीखना नहीं होता, बनाना तो हर एक को ही होता है। किसी को फूड की वेबसाइट बनानी है, किसी को अपने रेस्टोरेंट की वेबसाइट बनानी है, किसी को अपने होटल की, किसी को क्लीनिक की, हर जगह डिमांड है इन वेबसाइट्स की, ठीक है? तो आप ये काम भी आराम से कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट। सेकंड नंबर की टाइप जो बोलते हैं हम लोग डायनामिक वेबसाइट, जहाँ पे कंटेंट जो है वो अपडेट होता है, चेंज होता था ऑटोमैटिकली। ठीक है? वहाँ पे आप इंक्वायरी भी ले लेते हो, बुकिंग भी करवाते हो, कई चीज़ें। तो इसमें आपके बैकएंड में डेटाबेस यूज़ होता है, कोडिंग यूज़ होती है। तो मैंने कहा कि 60% वेबसाइट जो है, डायनामिक वेबसाइट जो है, वो आपके वर्डप्रेस से बन जाती हैं। जहाँ पे कोई बुकिंग करवानी है आपने, कोई इंक्वायरी लेनी है, कोई अपॉइंटमेंट का फॉर्म बनाना है, कोई कोई ई-कॉमर्स का कार्ट लाना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पॉसिबल है। तो ये चीज़ भी आप बना सकते हो और इसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। जहाँ स्टैटिक वेबसाइट 10-12 हज़ार की बनती है, पर पेज चार्जेज़ होते हैं, यहाँ पे वही साइट 40-50 हज़ार से शुरू हो जाती है। ठीक है? और लाखों तक जाती है। फिर उसके बाद तीसरी टाइप आती है शॉपिंग वेबसाइट, कि आपको शॉपिंग वेबसाइट बनानी है, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी डिस्कस होगी कि आपको किस में बनानी है, वर्डप्रेस में बनाना है, शॉपिफाई में बनाना है, मैजेंटो में बनाना है, किस प्लेटफ़ॉर्म पे बनानी है। जो प्लेटफ़ॉर्म आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपके चार्जेज़ होंगे और ये स वेबसाइट भी तकरीबन 40-50 हज़ार से शुरू होके कम से कम कई वेबसाइट तो 70-80 लाख, 1-1 करोड़ तक बनती हैं। ठीक है? क्योंकि जो आपकी इसकी ज्वेलरी की वेबसाइट्स हैं, कई ऐसी साइट बनती है जो बहुत महँगी बनती है और उसपे बहुत काम होता है। ठीक है? तो इस तरह के वेबसाइट भी जो इस टाइप को कहते हैं शॉपिंग वेबसाइट। उसके बाद आती है कस्टमाइज़्ड वेबसाइट्स। कस्टमाइज़्ड वेबसाइट वो होती है, अच्छा मुझे बताओ कस्टमाइज़्ड वेबसाइट क्या होंगी? आप अपने अकॉर्डिंग बताओ मुझे चलो, कितना बताते हो आप? कस्टमाइज़्ड वेबसाइट देखो नाम ही कस्टमाइज़्ड डिफाइन करता है आपको, कि कस्टमाइज़्ड वेबसाइट क्या होंगी? अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड। देखो मुझे पिछली बार एक बच्चे ने आंसर दिया था कि सर कस्टमाइज़्ड वेबसाइट होती है जैसे आप अपना कोई कपड़ा छोड़ते हो, आप कस्टमाइज़ करवा लेते हो कि भैया मेरे अकॉर्डिंग बना लो। एक तो होता है कि आप रेडीमेड जाते हो शर्ट खरीद लेते हो, ठीक है? जाते हो खरीदते हो। एक वो बोलते हैं जी मुझे तो कस्टमाइज़ करना है इसको। कस्टमाइज़ मीन्स मेरे नाप लेके मेरे अकॉर्डिंग बनाओ, ठीक है? उसको कस्टमाइज़ बोलते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था उसका आंसर। बिल्कुल सही है
कि जब हम यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट बताता है और अपने अकॉर्डिंग वेबसाइट बनाता है, उसको कस्टमाइज़ वेबसाइट बोलते हो। तो कई आप बार देखोगे आपने हॉस्पिटल होगा, बैंकिंग सिस्टम हो गए, कई अपने अकॉर्डिंग वेबसाइट बनाते हैं कि यार हमें हमारे तो ऐसा ही इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें अपने अकॉर्डिंग चाहिए हर चीज़, ठीक है? तो उसको कस्टमाइज़ वेबसाइट बोलते हो। इसके पीछे कोडिंग वगैरह रहती है, राइट? बड़ी चीज़ें आएँगी, उसमें डेटाबेस भी बनेगा, कोडिंग में टीम वर्क भी रहेगा और ये काफ़ी महँगी बनती हैं, ठीक है? तो लोग इस तरह का वेबसाइट का काम आपको काफ़ी मिलता है, बनाने का नहीं मिलेगा, मार्केटिंग का काम मिल सकता है आपको, ठीक है? बनाने में यहाँ पे आपको दिक्कत होगी क्योंकि आप कोडर नहीं हो, ठीक है? कोडिंग के लिए कम से कम 2-3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप कस्टमाइज़ वेबसाइट बना सकते हो। पर यहाँ पे आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको बस जो काम आएगा वो मार्केटिंग का आएगा, ठीक है? और बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो है, ये इसमें फ्रीलांसर को कम काम देती हैं, मोस्टली वो एजेंसीज़ को काम देती हैं, ठीक है? तो आप इस डोमेन में थोड़ा-सा आपको नहीं मिलेगा। तो ये सारी टाइप जो थी वो टेक्निकल वेबसाइट की थी, ठीक है? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं की कंपोनेंट ऑफ अ वेबसाइट कि वेबसाइट बनाने के लिए क्या-क्या एलिमेंट्स लगेंगे, क्या-क्या उसके कंपोनेंट्स हैं। अगर हमें एलिमेंट्स और कंपोनेंट का नहीं पता होगा, तो हमें कैसे पता लगेगा कि वेबसाइट बनाने के लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए हमें, ठीक है? किसी भी चीज़ बनाने के लिए आपको उसका फ्रेमवर्क पता होना चाहिए, उसका बेस पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो कंपोनेंट है वेबसाइट का वो है डोमेन नेम। जैसे मैंने पहले भी बताया जैसे गूगल.com है, जैसे सीआईएम.com है, ठीक है? अगर डोमेन नेम चाहिए आपको, डोमेन नेम नहीं होगा तो आप वेबसाइट को लाइव नहीं कर सकते, उसको कैसे फेच करोगे? आपने डेटा वेबसाइट तो सर्वर पे रख दिया, पर उसको लाने के लिए नाम चाहिए, ठीक है? वो नाम चाहिए मतलब आईपी एड्रेस चाहिए। अब आईपी एड्रेस तो किसी को याद रहेगा नहीं, इसलिए इसको मास्किंग की जाती है और इसको आपका एक नाम दिया जाता है डोमेन नेम जिसको जो आप लेते हो, वो भी आप परचेज़ करते हो, रेंट पे लेते हो। 1 साल के लिए बुकिंग करा लिया, 2 साल के लिए कर लिया, 5 साल के लिए कर लिया, जैसे ही आपने छोड़ दिया, कोई और उसको बुक करवा लेता है। ठीक है? और कई लोग इस तरह का बिज़नेस भी करते हैं। जैसे सपोज़ उनको लगता है यार ये डोमेन नेम बहुत अच्छा है, आने वाले टाइम में इसकी बहुत डिमांड होगी, तो पहले ही बुक करा लेते हैं, ठीक है? और फिर उसको लाखों रुपए में बेचते हैं। उसको बोलते हैं डोमेन फ्लिपिंग, डोमेन खरीदा और उसको बाद में बेच दिया। सेम जैसे आपने देखो गाड़ियों के वीआईपी नंबर होते हैं, ठीक है? या मोबाइल के वीआईपी नंबर होते हैं, अच्छा-सा मोबाइल नंबर दिखा, उसको रख लिया अपने पास स्टोर का, बाद में जो है ज़्यादा महँगा करके बेच दिया, ठीक है? तो इस तरह का काम भी डोमेन कई लोग करते हैं, कई कंपनियाँ भी हैं इस तरह का काम करती हैं, जो अच्छे-अच्छे डोमेन पहले ही बाय कर लेती हैं और फिर उसको महँगा करके बेचती हैं आगे। क्योंकि कई बार होता है कि किसी को चाहिए और आपने देखो कई बार लाखों करोड़ों रुपए के डोमेन बिक रहे होते हैं, कि एक डोमेन जी इतने मिलियन का बिक गया, ठीक है? क्योंकि कंपनी को चाहिए होता है उस टाइम पे कि अरे मेरे पास अगर मेरा ये ब्रांड है तो मुझे इस ब्रांड का नाम चाहिए ही चाहिए, राइट? तो कभी आपकी नज़र में या कोई डोमेन आए, आपको लगता है मैंने कोई कंपनी खोलनी है, तो सबसे पहले खोलने से पहले अपना डोमेन बुक करो, कोई और उसको बुक ना करा ले, ठीक है? और कभी भी डोमेन बुक करवाना है, वो अपने नाम पे कराओ, अपने एड्रेस पे कराओ, अपनी ईमेल पे कराओ, ठीक है? जिससे कि आप उसके ओनर हो। अगर आपने गलती से किसी और को बोला यार मेरा डोमेन बुक कर दे और वो डोमेन चल पड़ा या वो वेबसाइट चल पड़ी, तो कल को वो अगर नहीं देगा तो आप उसको कुछ कर नहीं सकते क्योंकि जिसने परचेज़ किया होगा, जिसके नाम पे होगा वही ओनर होगा, ठीक है? बोलने से नहीं होगा। तो कभी भी ज़िंदगी में कोई वेबसाइट बनानी है आपने या डोमेन परचेज़ करना है या होस्टिंग सर्वर परचेज़ करना है, वो अपने नाम पे ही लो हमेशा, ठीक है? उसमें आपकी ओनरशिप भी रहेगी क्योंकि लीगली आप ही उसके ओनर हो, ठीक है? और अगर कल को उस डोमेन से कोई गलत एक्टिविटी होती है, कुछ होता है, तब भी आपका ही नाम आएगा वहाँ पे। तो हमेशा याद रखना जब भी डोमेन होस्टिंग सर्वर लेना है तो सबको एक्सेस मत दो उस चीज़ का, क्योंकि अगर कल को आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई ऐसा कंटेंट पाया गया, मे बी वो इलीगल हो, मे बी कोई ऐसी चीज़ हो, तो आपके ऊपर जो है वो लीगल चार्जेज़ लग सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका जो है पूरा का पूरा जो है लीगल लायबिलिटी बनती है। आप सोशल मीडिया में कई बार डाल देते हो कई चीज़ें, तो सोशल मीडिया आपको सस्पेंड करता है, आपका अकाउंट डिलीट कर देता है, पर आप पे कोई केस नहीं करता, ठीक है? आपको ब्लॉक कर दिया जाता है वहाँ पे। पर यहाँ पे अगर आपने कोई चीज़ डाली, तो उसका ऑथराइज़ आप हो, आपको उसका आंसर देना पड़ेगा और ये आपकी लीगल लायबिलिटी बनती है, सेम लाइक अ ईमेल। जब आप ईमेल से किसी को मेल भेजते हो, तो वो भी लीगल लायबिलिटी में आती है। जो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, वो भी लीगल इसमें आता है। जो फ़ोन कॉल करते हो, फ़ोन से मैसेज करते हो, वो भी लीगल इसमें आता है। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर रहेंगी, तो हमेशा याद रखना कि जो भी चीज़ लेनी है, वो अपने नाम पे लो, अपने इस पे लो और हमेशा उसको सेफ रखो, किसी को अपना पासवर्ड वगैरह ना बताएँ, ठीक है? तो पहला एलिमेंट हो गया डोमेन नेम, सेकंड एलिमेंट आता है वेब होस्टिंग सर्वर, ठीक है? ये आप परचेज़ कर सकते हो, रेंट पे ले सकते हो, होस्टिंगर गोडैडी से जाके आप सर्च करोगे मिल जाता है 1400-1500 से जितनी बड़ी वेबसाइट में, कई लोग 100 वेबसाइटों को बना लेते हैं, कोई 25 वेबसाइट का लेते हैं, कोई 1 वेबसाइट का लेते हैं। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो आप,
ठीक है? कोई इसमें साइंस नहीं है, गए अपना परचेज़ किया, जैसे आप अपने लिए मोबाइल रिचार्ज करते हो वैसे आप गए रिचार्ज किया 1 साल के लिए, अपने पास एक्सेस ले लिया और ये सारी ट्रेनिंग आपको इस कोर्स के अंदर है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट? थर्ड एलिमेंट आता है आपका डिज़ाइन और लेआउट, जहाँ पे आप सीखते हो कैसे विजुअल स्ट्रक्चर बनता है, कैसे एक अच्छी यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट बनती है, उसमें हेडर क्या है, फूटर कैसे बनेगा, साइड बार में क्या होगा, नेविगेशन कैसे होगी, ये सारी चीज़ें आप सीखते हो। ठीक है? और ये बड़े डिटेल में सीखते हो कि कैसे आपकी वेबसाइट जो है ब्यूटीफाई लगे, लोग उसको देखें, बुकमार्क करें, ठीक है? वो सारी चीज़ें सिखाई जाएँगी। उसके बाद बनते हैं आपके वेब पेजेज़, जो नेक्स्ट एलिमेंट है वेब पेजेज़ का है कंपोनेंट, जिसमें आपका होम पेज, अबाउट अस पेज, सर्विस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, हर पेज अलग-अलग बनेगा। अलग-अलग डिज़ाइन होगा, अलग-अलग कंटेंट होगा उसका। जैसे घर बनाते हो आप, ड्राइंग रूम अलग तरह, लिविंग रूम अलग तरह, किचन अलग से, है ना, वॉशरूम अलग से, तो ऐसे ही पूरे पेजेज़ जो हैं अलग-अलग बनेंगे, अलग-अलग डिज़ाइन होगा, अलग-अलग कंटेंट होगा। ठीक है? पूरे घर क आप घर को जो आप अपने माइंड में ये लेके चलो कि अपने घर की पिक्चर लेके चलो कि जैसे घर बना रहे हो आप, उसको खूबसूरत बना रहे हो, उसको सजा रहे हो, वैसे ही वेबसाइट को सजाना पड़ेगा आपको। ठीक है? फिर आता है आपका कंटेंट क्रिएशन में, जहाँ पे आप टेक्स्ट, वीडियो, पिक्चर, बैनर्स वगैरह जो है, ये सारी चीज़ें रेडी करते हो और उस घर को, मतलब जो कमरे हैं आपके, उसमें आप फीचर डालते हो, वैसे ही यहाँ पे अपनी वेबसाइट के वेब पेज के अंदर आप कंटेंट डालोगे। ठीक है? उसको ब्यूटी ज किचन में आपने किचन का सामान डाल दिया, फ्रिज डाल दिया, है ना? बर्तन डाल दिए, वैसे ही लिविंग रूम में डाल दिया, है ना? वैसे ही आप अपनी वेबसाइट पे भी, यहाँ पे अपने वेब पेजेज़ पे कंटेंट, जो-जो चीज़ है, जहाँ रिक्वायरमेंट है, पिक्चर की वहाँ पिक्चर डाल दी, जहाँ वीडियो की वीडियो डाल दिया, जहाँ कंटेंट है वहाँ वो चीज़ डाल दी। ठीक है? तो कंटेंट एलिमेंट हो गया। फिर आती है आपकी नेविगेशंस, कि ये वेबसाइट को अगर कोई यूज़र आएगा तो कैसे अलग-अलग पेज में जाएगा, कैसे होम पेज में जाएगा, कैसे अबाउट अस पेज में जाएगा, कैसे कॉन्टैक्ट अस में जाएगा, ये सारी नेविगेशन वर्क करेंगी। सेम लाइक आपके जैसे घर का है, कि आपने हर कमरे का और घर का आपको पता है कि भैया किचन कहाँ पे है, ये अगर नहीं पता हो तो कैसे जाएँगे आप लोग? तो वही चीज़ यहाँ पे नेविगेशन बनाई जाएगी, कि हर जाने के लिए रास्ता रखा जाएगा। ठीक है? जैसे घर में जाने के लिए रास्ता रखा जाता है, हर रूम के लिए रास्ता रखा जाता है, वैसे ही यहाँ पे भी ये चीज़ होगी। ठीक है? तो ये नेविगेशन पार्ट आ जाएगा आपका। और उसके बाद आती है फंक्शनैलिटी, कि भैया ये फंक्शनैलिटी कैसे काम करेगी, इसके अंदर क्या-क्या ई-कॉमर्स बन रहा है या शॉपिंग कार्ट लग रहा है, या कोई फॉर्म लग रहा है, कोई इंक्वायरी फॉर्म लग रहा है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आएँगी, राइट? तो ये सारी फंक्शनैलिटी आ गई, ये भी कंपोनेंट है इस वेबसाइट्स का, और यहाँ पे आपकी पूरी वेबसाइट जो है कंप्लीट हो जाती है। मतलब ये सारे कंपोनेंट आप जब इम्प्लीमेंट करते हो तो आपकी वेबसाइट जो है रेडी हो जाती है। अब हम समझेंगे बेनिफिट ऑफ वेबसाइट्स के, और यहाँ पे आपकी स्टार्ट होती है डिजिटल मार्केटिंग जर्नी, कि बेनिफिट क्या है वेबसाइट के, और ये समझ के आपको खुद अपने फील आता है कि अरे वेबसाइट कितना जरूरी कंपोनेंट है, कितना जरूरी पार्ट है एक डिजिटल मार्केटर के लिए, और अब मुझे क्यों करना चाहिए, क्यों सीखना चाहिए। तो अब आपका यहाँ से पैशन जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। वेबसाइट के बेनिफिट्स क्या हैं? तो सबसे पहला जो बेनिफिट आता है वो आता है ऑनलाइन प्रेजेंस का। अगर आपकी वेबसाइट नहीं होगी इंटरनेट पे, ठीक है? तो लोग आपको कैसे ढूँढेंगे? और अगर है, तो आपको लोग हर जगह से ढूँढ सकते हैं, कहीं से भी, किसी भी टाइम पे ढूँढ सकते हैं आपको, आप तक पहुँच सकते हैं। अगर आपने वेबसाइट पे अपना प्रेज़ेंस बना ली, अगर आप इंटरनेट की दुनिया में अपनी वेबसाइट बना ली और अपनी प्रेज़ेंस बना ली, तो दुनिया भर के लोग, दुनिया भर के कस्टमर आपको ढूँढते-ढूँढते आप तक पहुँच जाएँगे। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। एनीवेयर, एनी टाइम आपकी वेबसाइट 24/7 लाइव है। ये कई बार हम ऐसे ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं, जब काम करते हैं, तो आप जब सो के उठते हो तब भी आप देखते हो कि अरे 50-60 हज़ार की सेल हो चुकी है। आप सो रहे थे, पूरा स्टाफ सो रहा था, पर आपकी वेबसाइट वर्क कर रही थी। तो ये मशीन वर्क है, ये इसी को टेक्नोलॉजी बोलते हैं, कि जहाँ पे आपका होना ना होना मैटर नहीं करता, वो आपका काम रुकने वाला नहीं है, ठीक है? बाकी जगह पे आप होते हो तब चलता है, अदरवाइज़ नहीं चलता है। आप जाओगे तब होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। इसलिए लोग टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप करते हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिज़नेस करते हैं, कि जहाँ पे उनका होना, ना होना मैटर ना करे, राइट? तो प सबसे पहला बेनिफिट मिलता है ऑनलाइन प्रेज़ेंस का, कि आपकी वेबसाइट जो है इंटरनेट पे है और लोग आपको कहीं से भी ईज़िली फ़ॉर्म में ढूँढ सकते हैं और आप तक पहुँच सकते हैं, राइट? सेकंड बेनिफिट आता है क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट का। अगर आपकी वेबसाइट है, तो आप अपने लिए, अपने बिज़नेस के लिए अच्छा-सा बिल्ड करते हो, अपना ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो। आप अपने कस्टमर का पूरा-पूरा प्रोफ़ाइल दिखा सकते हो, टेस्टिमोनियल दिखा सकते हो, उनकी उनकी पूरी स्टोरी बता सकते हो, अपना पूरी सर्विस दिखा सकते हो। तो इससे क्या होता है, आपका एक एक कस्टमर के लिए ट्रस्ट बिल्ड होता है। सपोज़ आप कितने भी अच्छे हो, पर अगर आपकी कंपनी उनको अगर इंटरनेट में नहीं मिलेगी, तो उनको ये शक होगा कि यार पता नहीं आप फेक तो नहीं हो, क्या पता आपने काम किया नहीं किया, आप झूठ तो क्या पता आप ही बोल रहे हो,
ठीक है? तो अगर आज की डेट में अगर आपको कोई कुछ भी करना है तो आप वेबसाइट सर्च करते हो, देखते हो कि यार इंटरनेट में क्या चल रहा है। कई बार हमें सोशल मीडिया में फेकनेस दिख जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया में क्या है कि कोई भी किसी के नाम का भी अकाउंट बना सकता है, ठीक है? पर वेबसाइट पे ऐसा नहीं होता। आप किसी बैंक की वेबसाइट नहीं बना सकते, ठीक है? डुप्लीकेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो एक ही डोमेन पे चल रही होगी, एक ही नाम पे चल रही होगी, ठीक है ना? तो हमें ट्रस्ट आता है ज़्यादा वेबसाइट के ऊपर, ना कि आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल के ऊपर। सोशल मीडिया प्रोफाइल तो आपका है भी नहीं, वो तो कभी भी बंद हो सकता है, कभी भी ये हो सकता है और कभी भी उस पे ट्रस्ट नहीं किया जाता। तो जितने भी आप देखोगे बड़े से बड़ा लोग, बड़ी से बड़ी कंपनी जो है, अपनी वेबसाइट पे काम करती है, अपनी वेबसाइट पे ही सब कुछ इन्फॉर्मेशन देती है, जिससे वो अपने कस्टमर तक पहुँच सके। और कस्टमर देखो, प्राइवेसी पॉलिसीज़, डिस्क्लेमर, टर्म एंड कंडीशंस सारा का सारा कहाँ मिलेगा आपको? वेबसाइट के ऊपर। कभी आपके सोशल मीडिया में थोड़ी मिलेगा कि अरे मेरी ये पॉलिसी है। कौन है आपकी पॉलिसी? कौन मानेगा आपकी पॉलिसी किसी और प्रोफाइल पे, सोशल मीडिया पे? अगर आपको आपकी कोई कंपनी की पॉलिसीज़ है, कोई टर्म एंड कंडीशंस है, तो आपको अपनी वेबसाइट पे दिखानी चाहिए, ठीक है? गवर्नमेंट तक, हर स्टेट, हर हर गवर्नमेंट का हर एक प्रोडक्ट जो है वेबसाइट बना के बैठा हुआ है। क्यों? गवर्नमेंट तक को भी अपनी पॉलिसीज़ रखनी पड़ती है कि यार हमारी हमारी क्या पॉलिसीज़ है। हर बैंक की अपनी वेबसाइट्स है, हर बिज़नेस की अपनी वेबसाइट्स है। तो यहाँ से आपकी क्रेडिबिलिटी जो है स्टार्ट होती है, जब आपके पास वेबसाइट होती है, राइट? थर्ड आता है इसका ग्लोबल रीच। आपकी वेबसाइट पूरे यूनिवर्सल में, पूरे ग्लोब में जा सकती है। कोई पैसा नहीं लग रहा है आपको, चाहे आपकी वेबसाइट को उसी टाइम यूके में खोल रहा है, कोई कनाडा में खोल रहा है, कोई इंडिया में खोल रहा है, कोई दुबई में खोल रहा है, जहाँ मर्ज़ी खोल ले। आप पूरे दुनिया के लिए लाइव हो जाते हो। ऐसा नहीं कि आपने इंडिया के लाइव हो, सब जगह से आपको कस्टमर आ सकते हैं। सपोज़ आपने एक ऐसा प्रोडक्ट बना लिया, जो इंडिया में फ़ेमस हो गया, इंडिया में बिक रहा है, और उसका जो अगर कोई उसको यूएस में अगर ढूँढ रहा है, तो वहाँ भी आपकी वेबसाइट खुल जाएगी उसके पास। तो आपको यूएस से भी क्वे इंक्वायरी आ सकती है, वहाँ से भी जो है आपका डिमांड आ सकती है प्रोडक्ट की, ठीक है? तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है आपको ग्लोबल रीच का, कि आपको बाहर हर जगह जाके ब्रांच नहीं खोलनी पड़ेगी, जैसे ऑफलाइन होता है कि अरे यहाँ ब्रांच खोलो, इस सिटी में ब्रांच खोलो, यहाँ दुकान खोल लो। यहाँ पे अगर आपने एक बार दुकान खोल ली इंटरनेट पे, तो पूरी दुनिया के लिए एक्सेसिबल है, पूरी दुनिया में पहुँच जाएगी आराम से। फिर आता है आपका सपोर्ट डिजिटल मार्केटिंग। मैंने कहा था ना कि अगर डिजिटल मार्केटिंग करना है, फुल फ्लेज करना है, तो वेबसाइट चाहिए। अगर वेबसाइट नहीं होगी तो आप एसईओ नहीं कर पाएँगे। और एसईओ की पावर मैंने बताई थी कि अगर एसईओ अगर अच्छे से कर लिया आपने, तो आप जॉब भी कर सकते हो, फ्रीलांस कर सकते हो, कंपनी खोल सकते हो। साथ-साथ अपने लिए एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, ई-कॉमर्स वगैरह भी कर सकते हो। तो ये स्किल बहुत ज़रूरी है। तो अब वेबसाइट होगी तभी एक्टिवेट होगी। कंटेंट मार्केटिंग भी वेबसाइट के साथ ही चलेंगी। एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आपकी वेबसाइट के साथ चलेंगे, और यहाँ तक कि ई-कॉमर्स करना है तब भी आपको वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी, राइट? तो फोर्थ ये, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग का 360 मार्केटिंग करना है, राइट? तो आपको वेबसाइट आपके पास होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाएँगे। अवेलेबल 24/7, आपकी वेबसाइट हमेशा एक्सेसिबल है। इन्फॉर्मेशन जो है कोई भी कहीं से भी ले सकता है। आपको कहीं जाके अब अपना फ़ोन नहीं बताना पड़ेगा, आपको ये नहीं करना पड़ेगा। आपका वेबसाइट पे 4-5 नंबर दिया है, आपने इंक्वायरी फ़ॉर्म दिया है, तो ईमेल दिया है, तो आपको कोई भी कस्टमर कहीं से भी देख के आपको मेल कर देगा, या वहाँ पे आपने डायरेक्शन दी होगी, तो आपके दुकान तक पहुँच जाएगा। आपको बार-बार मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है किसी को। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर वेबसाइट आपने एक बार लिंक दे दिया, किसी को ढूँढ लिया, तो आपके पास कस्टमर खुद ही कह देगा कि मैंने सर आपकी वेबसाइट देख के आ गया। वहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट अस मिला, मुझे डायरेक्शन मिला, मैप मिला, मैं आ गया। पर क्या सोशल मीडिया से ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। अब सोशल मीडिया को देख के थोड़ी आपके घर तक वो या आपके दुकान तक पहुँच पाएगा कोई, राइट? तो ये बेनिफिट भी आपको मिलता है। 6th बेनिफिट जो है वो है शोकेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़। आपकी वेबसाइट आपकी खुद की है। आप इसको जैसे मर्ज़ी डिज़ाइन कर सकते हो, जितना ब्यूटीफाई कर सकते हो। कस्टमर के रिव्यू दिखाने हैं, मतलब जो मन करता है, ब्रांड बनाना है अपना, जो कलर कॉम्बिनेशन बनाना है, कुछ भी दिखाना है, आप अपनी सारी चीज़ें अपनी वेबसाइट पे शोकेस कर सकते हो। ठीक है? जैसे आपने देखा होगा ज्वेलरी वाली या कोई ई-कॉमर्स वाली वेबसाइट, वो क्या करते हैं, पूरा प्रोडक्ट डाले हुए हैं उन्होंने कि टॉप सेलिंग प्रोडक्ट कौन से हमारे, सबसे ज़्यादा यूज़ वाले कौन से प्रोडक्ट हैं, नए प्रोडक्ट कौन से आ गए, किस प्रोडक्ट पे सेल लगी हुई है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने सजा के रखा, शोकेस बनाया हुआ अपनी पूरी वेबसाइट पे, ठीक है? क्योंकि खुद की वेबसाइट, उनको पता कस्टमर आ रहा है, उनको सब कुछ दिखा रहे हैं वो, कौन-सा प्रोडक्ट है, कितने बिक चुके हैं, कितने लोगों ने खरीदा है इसको, कितने रिव्यू आए हमारे इस प्रोडक्ट पे, ठीक है? कितनी सेल जो हो चुकी है। ठीक है, कितना इसका रिटर्न वो कितने दिनों का रिटर्न मिल रहा है आपको? क्या इसके बाद ऑफ़र मिल रहा है? ये सारी चीज़ें आप जो है अपने वेबसाइट पे दिखा सकते हो, और किसी मीडियम पे आप नहीं दिखा पाएँगे, राइट?
सैम इसका बेनिफिट जो है वो है कॉस्ट इफेक्टिव एंड कम्युनिकेशन। सबसे सस्ता कम्युनिकेशन जो है वेबसाइट के थ्रू होता है और किसी मीडियम में नहीं होता। अगर आपने वेबसाइट के ऊपर कोई मैसेज डाल दिया, जैसे सपोज आपकी वेबसाइट पे हज़ारों लाखों कस्टमर आते हैं, आपने सिंपल वहाँ डाल दिया कि भैया आज से हम लोग 1 महीने तक 20% सेल देने वाले हैं। तो आपका मैसेज जो है हर आने वाले यूज़र को दिख जाएगा, ठीक है? आपको उनको व्हाट्सएप करने की ज़रूरत नहीं है, उनको ईमेल करने की ज़रूरत नहीं है, उनको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। तो वेबसाइट इज़ द बेस्ट कम्युनिकेशन, जहाँ पे आप पूरी दुनिया को अपना मैसेज दे सकते हो, ठीक है? क्योंकि इसमें आपका कॉस्ट ही नहीं लग रही, कोई कोई एफर्ट ज़्यादा नहीं लग रही, कुछ नहीं लग रही, कम्युनिकेट करना बहुत ईज़ी हो जाता है। तो इसलिए वेबसाइट होती है। कल को कई बोलते हैं, "अरे! मैंने वेबसाइट पे डाल दिया इन्फॉर्मेशन, आप अपडेट देख लो वहाँ पे।" जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, रिज़ल्ट है, "चलो जी वेबसाइट पे डाल दिया, वहाँ जाके देख लो।" ऐसे ही बोलती है ना, ये थोड़ी आपके मोबाइल फ़ोन पे दे रही है या आपको फ़ोन करके बता रही है कि आपका बच्चे ने पास हो गया, फेल हो गया, नहीं। वो बोलती है वेबसाइट पे डला है, वहाँ जाके अपना चेक कर लो। वेबसाइट इज़ द सबसे ईज़ी कम्युनिकेशन है, राइट? नेक्स्ट है ई-कॉमर्स एंड सेल्स। अगर सपोज़ आपकी वेबसाइट पिछले 1-2 साल से चल रही है, आपकी वेबसाइट है, कोई सैलून की वेबसाइट आप चला रहे हो, तो आप कभी भी उसमें ई-कार्ट, ई-कॉमर्स जो है ऐड ऑन कर सकते हो। मतलब उस चलती हुई वेबसाइट में आप अपने लिए एक ई-कॉमर्स स्टोर भी खोल सकते हो। आप वहाँ पे भी अपना सामान बेच सकते हो। मेबी कल को आप सैलून के खुद के ब्यूटी के प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दो, तो आपके लिए एक अर्निंग सोर्स और क्रिएट हो जाता है। तो वेबसाइट इस तरह से भी बेनिफिट देती है आपको, राइट? 9th इसका बेनिफिट है कॉम्पिटिटिवनेस का। कॉम्पिटिटिवनेस होता है कि आपकी अगर वेबसाइट है, तो आपका जो कस्टमर है वो आपके पास ही आएगा, आपके कंपटीटर के पास नहीं जाएगा। कई बार क्या है कि आपका नाम चलता है, आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो, आपके नाम से लोग आते हैं, पर कई कई लोग क्या करते हैं, आपके आने से पहले वो आपको सर्च करते हैं इंटरनेट पे। अगर आप इंटरनेट पे नहीं है और आपकी जगह कोई और डॉक्टर की वेबसाइट दिख रही है, और डॉक्टर का क्लिनिक दिख रहा है, तो वो वहाँ चले जाते हैं। क्योंकि देखो, आज की डेट में लॉयल कस्टमर नहीं होता कोई भी, जिसकी मार्केटिंग अच्छी होगी वो अपने लिए कस्टमर बना ही लेगा, राइट? रेफरेंस भी ऐसे ही चलता है। आजकल लोग क्या करते हैं, इंटरनेट पे खुद सर्च कर लेते हैं कि कौन-सी चीज़ बेटर है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का टाइम है। अब वो चीज़ नहीं रही कि आप कहीं अपने रिलेटिव को फ़ोन करोगे कि सर मुझे ये करना है, नहीं। आज आपको कुछ चाहिए, आप इंटरनेट पे खुद सर्च कर लेते हो कि क्या बेस्ट है आपके लिए, और आपको जो हज़ारों ऑप्शंस मिलती हैं, वहाँ पे आप खुद जज कर लेते हो कि मेरे लिए ये बेटर है। जैसे अमेज़न में आप प्रोडक्ट खरीदते हो, आप घरवालों से पूछ के थोड़ी खरीदते हो। आप खुद देखते हो कि अरे इसके रिव्यू देख लेते हो, इसका गारंटी-वारंटी देख लेते हो, कितना इसका वो है चार्ज, क्या ऑफर मिल रहा है, फिर आप कंपेयर कर लेते हो फ्लिपकार्ट में जाके कि भाई प्राइस तो ठीक है। कई बार आप ऑफलाइन में भी दिखाते हो प्रोडक्ट, तो लेते आप ऑनलाइन ही हो, राइट? तो ये सारी जो चीज़ें आप कैसे कर रहे हो? क्योंकि आपके पास वो चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपके पास आ चुकी है, इसलिए आप कर पाते हो। तो आज का कस्टमर अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, तो जो धीरे-धीरे जो रेफरेंस कम कम कस्टमर आपके पास है, या जो रिपीट कस्टमर आपके पास है, वो कभी भी डाइवर्ट हो सकता है, कभी भी आपके कंपटीटर के पास जा सकता है। इस पॉसिबिलिटी के बचने के लिए आपको अपनी वेबसाइट होना आपके लिए ज़रूरी है, जहाँ पे आप अपने कस्टमर को एंगेज कर सकें, रोक सकें, राइट? इसके अलावा इसका जो 10वां बेनिफिट है, वो है इनसाइट एंड एनालिटिक्स। आपकी वेबसाइट में कौन आ रहा है, कब आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ क्लिक कर रहा है, कौन-सी चीज़ देख रहा है, कहाँ पे पूरी एक्टिविटी आपको पूरा का पूरा आपके डैशबोर्ड पे दिखेगा कि आपके आज इतने लोग आपकी वेबसाइट पे आए, इतनी देर रुके, इस प्रोडक्ट पे गए, इस प्रोडक्ट के बाद इस प्रोडक्ट पे गए, उन्होंने ये चीज़ देखी, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाती हैं। तो इससे क्या होता है, आप अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव कर पाते हो। आप इन्फॉर्मेशन जो है डिसीजन ले सकते हो कि अपनी वेबसाइट में क्या-क्या अपडेट करना है आपने, राइट? तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया अपने बेनिफिट्स। अब हम काम सीखेंगे आगे वेबसाइट डिज़ाइनिंग प्रोसेस, कि वेबसाइट बनाने के लिए क्या-क्या प्रोसेस होना चाहिए और कैसे होता है। आने वाला टाइम जो है टेक्नोलॉजी का है। टेक्नोलॉजी आपको इतना असिस्ट करने वाली है कि जो चीज़ आपको चाहिए वो बना के दे देगी, ठीक है? अब तो भैया कुकिंग भी आपकी एआई करेगी। आपने घर में ऑर्डर किया कि अपने घर में ही आपके पास ऐसे बर्तन आने वाले हैं, ऐसी चीज़ें आने वाली हैं, जहाँ पे सिर्फ़ आप ऑर्डर करो, वो अपने आप चीज़ में बना के आपको मिल जाएगा, जो भी चीज़ टेस्ट पे चाहिए, ठीक है? तो एआई बहुत ज़्यादा लेवल पे डेवलप हो रही है। तो अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज़ की। जैसे कपड़े आपकी वॉशिंग मशीन धो देती है, एसी आपको ठंडी हवा देता है, फ्रिज आपको ठंडा पानी देता है, वैसे आज फूड का सफाई के लिए भी रोबोटिक आ रहे हैं, हर चीज़ जो है एआई करने वाली है। तो मतलब लाइफ़ आपकी और ज़्यादा कम्फर्ट में लेवल पे जाने वाली है, और यही चीज़ आपकी जॉब में होने वाली है। बहुत सी जॉब जाने वाली है आने वाले टाइम में, उन लोगों की जॉब चली जाएँगी जो टेक्नोलॉजी में नहीं है, पहली बात। जो हाथों से काम करते हैं, जो रिपीट काम करते हैं, देखो किन लोगों की जॉब जाएगी, जो हाथों से काम कर रहे हैं, रिपीट काम कर रहे हैं। रिपीट मतलब रोज़ एक जैसा काम कर रहे हैं, उनकी जॉब एआई खत्म कर देगी, ठीक है? बचेंगे कौन? जो
दिमाग से काम कर रहे हैं, जिनका काम क्रिएटिव है, वो उनकी जॉब बढ़ेगी, उनको बेनिफिट मिलेगा, एआई उनको असिस्ट करेगी। ठीक है? तो आप सोच लो आप क्या काम करते हो? अगर आपका काम ऐसा है, जैसे डिलीवरी वाला के, ज़ोमैटो वाला की बाइक चलाई, सामान दे के आगे, काम खत्म हो गया, तो वो आपका रिप्लेस हो जाएगा। अगर आप गाड़ी चलाते हो, आपकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी। अगर आप कोई ऐसी फर्म में, बैंकिंग में ऐसी काम कर रहे हो, जो आपको लगता है यार ये तो कोई भी रिप्लेस करने का मतलब है, कल को अगर आपका जूनियर भी आके अगर आपका काम सँभाल लेता है, तो समझो कि एआई भी सँभाल लेगा। तो आपकी वो जॉब भी जाने वाली है। और ये हो रहा है और होने वाला है। राइट? तो आने वाले टाइम, आपको अगर आना है इस फ़ील्ड में, तो आपको मजबूरी में नहीं आना है, आपको खुशी से आना है, क्योंकि ये नहीं करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। सीरियसली, ये आप धीरे-धीरे आपको इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा, और दिख भी रहा है। अगर आज आप लेटेस्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तो आपको दिखेगा कि कितने हज़ारों कंपनियों ने अपना जो है ले ऑफ कर रहे हैं, लोगों को निकाल रहे हैं, ह्यूमन टच खत्म कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में, राइट? क्योंकि काबिलियत नहीं रही लोगों के पास। अब लोग इतने रहे नहीं मैच्योर कि वो उस लेवल का काम कर पा रहे हैं, जितना जितना टेक्नोलॉजी काम कर पा रही है, राइट? तो अभी हम करेंगे अपना वेबसाइट डिजाइनिंग का प्रोसेस। अब यहीं पे देख लो, देखो कितना बड़ा चेंज है कि एक वेबसाइट डिजाइनिंग सीखने के लिए पहले 6 महीने, 1 साल कोई बीसीए करो, एमसीए करो, कोडिंग सीखो, ये सीखो, वो सीखो। आज दुनिया से गायब ही हो गया। आज एक कोई भी आप 10th पास हो, आज 1 घंटे की क्लास में आप पूरा पूरा वेबसाइट डिजाइनिंग सीख जाएँगे। ठीक है? तो कहाँ गया वो चीज़? कहाँ गई? वो सारा एआई खत्म कर दिया एक दिन में। ठीक है? तो टेक्नोलॉजी कुछ भी बदल सकती है। और यही यही एक चीज़ है जिसको आप लर्न कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ बढ़ रही है और इसको आप सीख सकते हो, अभी है टाइम आपके पास सीखने के लिए। तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग में सबसे पहले आता है आपके पास प्रोसेस में प्लानिंग एंड रिसर्च। देखो, प्लानिंग और सर्च के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। अगर आपको बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, तब भी आपको मैप बनाना पड़ेगा, उसका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट बनाना है, तभी कोई बिल्डिंग बना पाएगा, ठीक है? तो जैसे हम वेबसाइट बनाने की सोचते हैं, तो सबसे पहले हमें पर्पस, ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, गोल पता होना चाहिए। अगर हमें ये चीज़ें नहीं पता होंगी, तो हमें क्या पता कौन-सी वेबसाइट बनानी है? क्या क्या हमारा गोल है? इस वेबसाइट का पर्पस क्या बनाने का? राइट? तो सबसे पहले जब भी कभी आपने वेबसाइट बनानी है, आपके पास प्रोजेक्ट आता है, तो आप प्लानिंग करिए। आपकी प्लानिंग स्टेज में आपको ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं, ये लिख लीजिए आप। ये या तो अपना वो ले लीजिए, क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, ये लिख लो। ये पॉइंट आपको लिखने करने ही पड़ेंगे प्लानिंग स्टेज में। पहले अंडरस्टैंड द पर्पस, कि इस वेबसाइट बनाने का पर्पस क्या है। आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस, ये जो वेबसाइट है, कौन से लोग देखेंगे, कौन से लोग खोलेंगे इस वेबसाइट को, किन लोगों के लिए बनाई जा रही है, ठीक है? क्योंकि किन लोगों के लिए बनाई जा रही है, ये जानना ज़रूरी है। बच्चों के लिए बनाई जा रही है, लेडीज़ के लिए बनाई जा रही है, कपड़े बेचने के लिए बनाई जा रही है, कि बिज़नेस के लिए बनाई जा रही है, ये सारी चीज़ें आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर आता है कॉम्पिटिटर एनालाइज़, कि इस तरह की वेबसाइट जो मैं बना रहा हूँ, ऑलरेडी मार्केट में होंगी, चल रही होंगी, तो वो किस लेवल पे बना रहे हैं। वहाँ से आपको 50-60% सीखने को मिलता है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। वो अपनी वेबसाइट, क्योंकि जो काम कर रहा है वो आपसे ज़्यादा जानता होगा, राइट? तो कॉम्पिटिटर, आप 2-3 कॉम्पिटिटर को देख लोगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा, अच्छा इस तरह का ट्रेंड चल रहा है, इस तरह की वेबसाइट होंगी, इस तरह से होगा, तो आपको क्या होगा, क्लैरिटी मिल जाएगी और, राइट? होता है ना, जैसे कई लोग कोई जो काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं किनका, जो उनसे सीनियर होते हैं, कि यार जिनका काम देख लो, आइडिया मिल जाता है कि इस तरह से किया गया है, ठीक है? अगर आंखें बंद करके नहीं करोगे, तो भैया पता नहीं चलेगा आपको क्या चल रहा है मार्केट में। फिर आता है डिफाइन स्कोप। डिफाइन स्कोप बहुत ज़रूरी होता है, यहाँ पे आपकी क्लैरिटी होना ज़रूरी है। कई बार हम बिना डिफाइन स्कोप के हम प्रोजेक्ट देते हैं, ले लेते हैं, हमें पता नहीं होता करना क्या है। तो वहाँ पे क्लियर कीजिए कि कितने नंबर ऑफ पेजेज़ बनने वाले हैं, क्या-क्या फीचर होगा वेबसाइट के अंदर, क्या-क्या फंक्शनैलिटी लगने वाली है, और क्या-क्या रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपने ये प्लानिंग और सर्च स्कोप आपने दे दिया अपने कस्टमर को, तो आप वहाँ से आप पेमेंट ले सकते हो, उसे 20% पेमेंट पहले ले सकते हो कि भैया आपका ये डिफाइन स्कोप जो है कंप्लीट हो गया, मैंने कर दिया है। अभी आप ओके करो, पैसा दो, और हम आगे स्टार्ट करते हैं अगला काम। तो प्लानिंग स्टेज में सारी साइट का ओवरमैप ब्लूप्रिंट बन जाता है, ठीक है? मतलब आइडिया क्लियर हो जाता है कि क्या-क्या बनने वाला है, कितने पेज बनने वाले हैं, क्या-क्या फंक्शनैलिटी है। और इसके लिए कई लोग टीम लीड, प्रोजेक्ट मैनेजर इस तरह का काम करते हैं। वो अपने क्लाइंट से बात करते हैं और पूरा स्कोप बनाते हैं, डिफाइन स्कोप बनाते हैं, फिर आगे अपनी डिज़ाइन टीम को देते हैं बनाने के लिए, और यहाँ पे आपको खुद करना पड़ेगा, राइट? फिर आता है आपका क्रिएटिव एंड वायर फ्रेमिंग। फिर वेबसाइट का साइट मैप, कौन-कौन से पेजेज़ बनेंगे, वायर फ्रेम स्केच बनेंगे, लेआउट बनेंगे, ठीक है? यूज़र फ्लो बनेगा कि एक पेज से दूसरे पेज में कैसे यूज़र जाएगा, क्या-क्या दिखेगा उसको, पूरा का पूरा फ्रेम बनेगा, और इसके लिए भी टीम काम करती है। कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग काम करते हैं,
कई लोग करते हैं इसमें कोडिंग वाले काम करते हैं बनाने के लिए, पर यहाँ पे आपको ये खुद करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि देखो, इसको करने के लिए कोई कंप्यूटर में बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉपी पेंसिल ब्लैंक पेपर लो, उस पे बनाओ कि मेरी वेबसाइट में मुझे ये चीज़ चाहिए, ये पेज होंगे, ये फ्लो होगा, बन गया, ठीक है? जब बनाने बैठोगे तो वो तो ड्रैग ड्रॉप ही करना, और क्या करना है आपने। वो चीज़ आपको सिखा दी जाएगी, राइट? अभी आप ब्लैंक पेपर पे भी बना सकते हो ये चीज़। थर्ड आता है डिज़ाइन फेज़, जहाँ पे आप विजुअल स्टाइल बनाते हो कि भैया मेरे वेबसाइट का कलर कॉम्बिनेशन क्या होगा? अगर ये मेरी वेबसाइट जो एजुकेशन के लिए तो क्या कलर होगा? अगर बच्चों के लिए तो क्या कलर होगा? मेरी टाइपोग्राफी क्या होगा? मेरे डिज़ाइन एलिमेंट्स क्या होने वाले हैं? अलाइनमेंट क्या होगी? ब्रांड विजिबिलिटी कैसे दिखेगी? देखो, हर वेबसाइट का ना एक अपना ही स्टाइल होता है, अपना ही डिज़ाइन होता है। जितना ब्यूटीफाई होगा, जितना डिज़ाइन अच्छा होगा, वो ही ब्रांडिंग बनेगी, ठीक है? तो यहाँ से आप डिफाइन करते हो कि मैं अपनी वेबसाइट किस कलर कॉम्बिनेशन में बनाना चाहता हूँ। जैसे आप कपड़े पहनते हो कि भई शादियों के लिए ये कपड़े, इसके लिए ये कपड़े, स्पोर्ट्स के लिए ये कपड़े, इस कलर के, तो वैसे आप अपनी वेबसाइट को भी अकॉर्डिंग टू कॉज़ कि किस पर्पज़ के लिए बन रही है, वैसा कलर कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हो। फिर आपके मॉकअप प्रोटोटाइप बनते हैं कि क्या-क्या होंगे, क्या-क्या डिज़ाइन दिखेगा, कैसे मॉकअप होता है कि जो आपका प्रोटोटाइप होता है कि भई बनाने से पहले आपने डिज़ाइन फेस में देख लिया कि ऐसे-ऐसे बनेगी, मेरी ऐसी-ऐसी वेबसाइट दिखेगी मुझे। फिर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में देखोगे कि भैया मेरी वेबसाइट डेस्कटॉप पे कैसे दिखेगी, टैबलेट पे कैसे दिखेगी, मोबाइल पे कैसे दिखेगी। ये सारी चीज़ें आपके डिज़ाइन फेज़ में कंप्लीट हो जाती हैं, और इस तरह की जो भी आपके कई फ्रेंड अपने बंधु को जो है वो कंपनी में कर रहे होंगे, उनको बोलते हैं वेबसाइट डिज़ाइनर, ठीक है? वो सिर्फ़ ये इतना ही काम करते हैं कि उन्होंने रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कर लिया, मॉकअप बना लिया, विजुअल कर लिया, काम खत्म। और इसी का ही वो आराम से 60-70 हज़ार रुपए तनख्वाह ले रहे होंगे, ठीक है? तो ये काम भी आप कर सकते हो, और ये आपके सिलेबस में ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर आता है आपका कंटेंट क्रिएशन, जहाँ पे आप कंटेंट, मीडिया, कॉल टू एक्शन, वीडियो, ग्राफिक सारी चीज़ें रेडी करते हो, क्योंकि वेबसाइट तो इन्हीं का कॉम्बिनेशन है ना। मैंने कहा था पहले भी कि वेबसाइट जो है कुछ नहीं है, कोडिंग तो बैक एंड में दिख रही है, सामने तो आपके एलिमेंट ही दिखेंगे ना, जो है टेक्स्ट दिखेगा, बैनर दिखेंगे, पिक्चर दिखेंगे, बटन दिखेंगे, ये सारी चीज़ें ही कॉम्बिनेशंस ऑफ कंटेंट जो है, इसी से वेबसाइट होती है। तो ये क्रिएट करोगे आप, क्योंकि खाली तो रख नहीं सकते वेबसाइट को आप, राइट? फिर आता है डेवलपमेंट फेज़ कि भैया आपने वेबसाइट जो है किस प्लेटफ़ॉर्म में डिज़ाइन करनी है, बनानी है। तो अब जैसे मैंने वर्डप्रेस कहा था कि 60% वेबसाइट इसी से बनती है, तो आप इसी में बना सकते हो। फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड कैसे बनेगा, इंटीग्रेशन कैसे है, तो वर्डप्रेस जो है ये सारी चीज़ें ऑटोमैटिकली आपके लिए कर देता है। वो फ्रंट एंड भी आपका बन जाएगा, बैक एंड अपने आप बन जाएगा, डेटाबेस वगैरह, इंटीग्रेशन अपने आप हो जाएगी। आपने सिर्फ़ इसको इंस्टॉल करना है और उसके ऊपर वेबसाइट बनानी है, और ये ट्रेनिंग आपको आपके सिलेबस में दी जाएगी। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, राइट? उसके बाद आता है आपका टेस्टिंग फेज़ कि वेबसाइट बन गई, चलो इसको टेस्ट करते हैं कि फॉर्म वर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ब्राउज़र कैपेबिलिटी कि भैया क्रोम पे, सफारी पे, फायरफॉक्स पे खुल रहा है या नहीं खुल रही वेबसाइट। मोबाइल पे चेक करते हैं कि मोबाइल पे प्रॉपर साइज़ पे आ रही है, नहीं आ रही है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते हो कि ये वेबसाइट जो लोड होने में कितना टाइम लग रही है। अगर रिस्पॉन्स टाइम सही है, तो एक्टिवेट करेंगे, अदरवाइज़ उसको जो है अपडेट करेंगे, अपग्रेड करेंगे। ठीक है? ये टेस्टिंग फेज़ है, और इसमें भी लाखों लोग जो हैं जॉब करते हैं, टेस्टिंग की जॉब करते हैं। कई मोबाइल ऐप टेस्टिंग में बैठे हैं, कोई वेबसाइट की टेस्टिंग कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कर रहा है, कोई प्रोडक्ट टेस्टिंग कर रहा है। तो इस तरह का भी एक जॉब प्रोफाइल है। तो आप जब ये सारी चीज़ सीखते हो, तो आपको इस तरह का जॉब प्रोफाइल में भी आप जा सकते हो। ठीक है? पर आपको जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी जो लाइन है वो डिजिटल मार्केटिंग है, जो ग्रोइंग है। क्योंकि ये जो टेस्टिंग वाली प्रोफाइल जॉब है, ये धीरे-धीरे खत्म हो रही है, राइट? फिर उसके बाद आपका काम आता है लॉन्च स्टेज का, जहाँ पे आप डोमेन और होस्टिंग सर्वर को परचेज़ करते हो, अपनी वेबसाइट्स को डिप्लॉय करते हो, सर्वर के अंदर रखते हो, और फाइनल चेक करते हो कि वेबसाइट चल रही है। अगर ये सारी चीज़ें हो जाती है, तो आपकी साइट जो है लाइव हो जाती है। फिर लास्ट में आता है आपका मेंटेनेंस एंड अपडेट का। फिर आप उसकी चेक करते हो वेबसाइट को कि भई वेबसाइट में कोई इश्यू तो नहीं आ रहा। सिक्योरिटी चेक करते हो, एनालिटिक्स चेक करते हो, कितने लोग आ रहे हैं, फीडबैक लेते हो लोगों से कि वेबसाइट के बारे में, और उसको कोई चेंजेज़ है तो आप इसको अपडेट करते हो या अपग्रेड करते हो या इसकी मेंटेनेंस करते हो। ये सारे जो चीज़ें हैं, ये आपसे आपकी प्लानिंग के अंदर आती हैं, और इस तरह आपकी पूरी वेबसाइट जो है कंप्लीट हो जाती है। वेबसाइट मेकिंग कॉस्ट इन इंडिया क्या चल रही है 2025 में? 2025 में जो कॉस्टिंग चल रही है, वो ये कॉस्टिंग चल रही है इस वक़्त। इसका बताने का पर्पज़ ये है कि जो चीज़ आप सीखने वाले हो, जो करने वाले हो, वो हर एक टूल आपको एक डिमांडिंग प्रोडक्ट बना देगा। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो। अगर आज की डेट में आप स्टैटिक वेबसाइट बनाने जाते हो, तो 10 से 20 हज़ार रुपया कमा सकते हो अपने लोकल एरिया में। लोकल एरिया का मतलब है अपने सराउंडिंग 5 किलोमीटर के अंदर आप हर रोज़ हर रोज़ एक अपने लिए वेबसाइट बनाना ढूँढ सकते हो। बहुत आसान है। हर किसी को वेबसाइट चाहिए, जो भी बिज़नेस चला रहा है। ठीक है? अगर किसी को भी आप ऑफ़र करते हो,
अगर आप बोलते हो कि सिर्फ़ 5,000 में वेबसाइट बनाते हो तब भी आपके पास काम आ जाएगा। और बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। वो आप सीख जाओगे आधे आधे 1 घंटे, 2 घंटे की बात होती है। डायनामिक वेबसाइट जो है 25 से 45,000 से स्टार्टिंग होती है। वर्डप्रेस वेबसाइट जो है 20,000 से स्टार्ट होती है, लाखों तक जाती हैं कई बार। ई-कॉमर्स वेबसाइट जो वर्डप्रेस पे बनती है वो प 35 से 55,000 के बीच में है। प्रीमियम वेबसाइट जो बनती है ई-कॉमर्स की वो 60,000 से स्टार्ट होती है, लाखों करोड़ों रुपए तक जाती हैं। सीएमएस वेबसाइट 75,000 से स्टार्ट होती हैं। ब्लॉगिंग वेबसाइट 15 से 30,000 चार्ज कर सकते हो आप। एंटरटेनमेंट वेबसाइट 60 से 80,000 तक स्टार्टिंग होती है। शॉपिफ़ाई वेबसाइट जो है 65 से स्टार्ट होती है, लाखों रुपए तक जाती हैं। कस्टमाइज़ वेबसाइट जो हैं वो 85 से स्टार्ट होती हैं और काफ़ी बड़े स्केल पे जाते हैं। उसमें टाइम कई बार 1-1 साल, 6-6 महीने, 2-2 साल लग जाते हैं बनाने के लिए। तो जितनी देर चलता रहता है उतना वो चार्जेज़ लेते रहते हैं, राइट? तो ये जस्ट एक आइडिया है कि क्या मार्केट में प्राइस चल रहा है। अगर आपको 20-25 हज़ार का काम करना है तो आप वेबसाइट बना के भी कर सकते हो। अपने रिलेटिव की, अपने फ्रेंड्स की, अपनी फैमिली मेंबर की, अपने नियर बाय बिज़नेस वालों की वेबसाइट आप बना सकते हो। और आप मार्केटर हो तो आपको प्रोजेक्ट लेना बड़ा आसान है। क्योंकि जब आप मार्केटिंग सीख जाओगे तो आप तो कभी भी कहीं से भी अपने लिए लीड जो है जनरेट कर सकते हो और आप अपना वेबसाइट का बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हो, राइट? तो गाइज़ ये एक चीज़ हमेशा याद रखना वेबसाइट बनाने के लिए कि वेबसाइट इज़ नॉट अ डिजिटल प्रेजेंस, इट्स अ एक्सपीरियंस। कि वेबसाइट जो है एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि अगर जिसने आपकी वेबसाइट पे कोई कस्टमर आ गया, वो हमेशा याद रखेगा। और कोशिश करो कि उसको ब्यूटीफाई करो, उसको अच्छी चीज़ बनाओ कि लोग उसको हमेशा याद रखें और उसको बुकमार्क कर दें। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब आप ई-कॉमर्स का काम करते हो। जब भी आप ई-कॉमर्स का काम करेंगे, तो वेबसाइट को इतना अच्छा डिज़ाइन करो कि जो भी कस्टमर आए, उसका खुद मन करे, अब ट्रस्ट भी करे और मन करे कि मुझे यहाँ से परचेज़ करना है चीज़। और वो उस वेबसाइट को आगे दोस्तों को भी रेफ़र करे। तब आप अपने बिज़नेस को लाखों करोड़ रुपए तक लेके जा सकते हो। और यहीं पे ग लोग गलती करते हैं। लोग क्या करते हैं, जल्दी से वेबसाइट बनाई, बेसिक सा टेम्पलेट लिया और अपना काम शुरू कर दिया। तो मुश्किल ये होती है कि क्लाइंट तो आ जाता है, पर उसका ट्रस्ट नहीं बन पाता कस्टमर का, इसलिए वो परचेज़ नहीं करता। तो आपकी सारी मार्केटिंग एक्टिविटी फेल हो जाती है, राइट? तो वेबसाइट अच्छी होगी, लीकेज नहीं होगी, बढ़िया वेबसाइट होगी, यूज़र फ्रेंडली होगी, तो कोई भी कस्टमर आएगा, कोई भी यूज़र आएगा, वो वहाँ पे परचेज़ करेगा ही करेगा। और मार्केटर जब आपने बनना है, तो आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए कि वेबसाइट आपका लैंडिंग पेज जो है, वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, कस्टमर को समझ आना चाहिए और वो एक्शन ड्रिवन होना चाहिए कि जब आप उस पे ट्रैफ़िक भेजो, तो वहाँ कोई न कोई वहाँ पे कन्वर्जन आपको मिल सके। अगर आपको ये चीज़ नहीं आती है तो आप एक अच्छे मार्केटर नहीं बन पाएँगे। थैंक यू वेरी मच। अ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के बारे में अपडेट आपको मिलता रहे और आप ऐसे ही नई-नई चीज़ें जो हैं वो सीखते रहें। थैंक यू वेरी मच।